हेलो। और एक बार फिर से हाजिर है हम वर्क एनर्जी पावर के अगले लेक्चर में। और पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने वर्क के बारे में पढ़ा और वर्क जो मैकेनिकल वर्क है उसको हम लोगों ने पढ़ा। ये इस बात पे क्यों हम लोग जोर देते हैं कि ये मैकेनिकल वर्क है, क्योंकि ये वो जो फिजिक्स वाला वर्क है ना, इसमें जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा ना, वर्क नहीं है। ठीक। तो आप कहेंगे क्या ऐसा भी कोई वर्क होता है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ना हो? तब बिल्कुल, आपकी ज़िंदगी में तो बार बार ऐसी चीज़ें हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चूल्हे पे पानी चढ़ा दिए बर्तन में डाल के और उसको गर्म कर रहे हैं, तो पानी गर्म हो गया, ये काम है, लेकिन ये मैकेनिकल वर्क नहीं है। देखेंगे आगे, वर्क क्लोजली रिलेटेड है एनर्जी के साथ, और आज एनर्जी ही पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, ठीक, हीट का ट्रांसफ़र हुआ, ये सब हुआ, तो ये वो वाला काम हुआ, मैकेनिकल वर्क नहीं हुआ। मैकेनिकल वर्क बोलेगा तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एक्स या एफ डॉट डी आर, और अगर स्मॉल इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट सब है तो फोर्स उसको मल्टीप्लाई कीजिए और कैलकुलस की भाषा में ये वर्क डन हो जाएगा। ठीक। और सीधे आपसे कहता है कि एवरेज वर्क बताइए, तो कुछ नहीं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट है, और एफ एस कॉस थीटा, और ये वाला रिलेशन आपके ज़्यादा काम का होता है। ठीक। कि डिस्प्लेसमेंट की तरफ या तो फोर्स का कंपोनेंट लीजिए तब वर्क निकलेगा, या फोर्स की तरफ डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लीजिए तो वर्क निकलेगा। एनीवे, ज़्यादातर केसेस में जो है जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। ठीक। तो इसलिए cos 0 1 हो जाता है, तो बात खत्म। आप एफ एस कर रहे होते हैं, पहले से निकलता है, ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही होते हैं। ठीक है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर थीटा का अलग अलग वैल्यू पे क्या मामला होगा, 180 पे ये निगेटिव वर्क भी हो जाएगा। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं अब एनर्जी को। तो एनर्जी एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर है कि ये एक ऐसा एंटिटी है जो नेचर में कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग फॉर्म्स में। इनफैक्ट ये नेचर जितना हम लोग देख पाते हैं, जो हमारा यूनिवर्स है वो बिग बैंग से शुरू हुआ, और बिग बैंग में सिर्फ एनर्जी ही तो था, पार्टिकल्स बाद में बने, मास बाद में बने। ठीक। सब चीज उसी का कोई ना कोई रूप है। एनर्जी का रूप नाम आते ही आप क्या कहेंगे कि कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि लाइट खुद एक एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी से इनफैक्ट आप एनी टाइम घिरे हुए हैं, वो तो है ही, आप खुद एक एनर्जी के रूप है। लास्ट में हम लोग ये बात भी करेंगे कि मास तो खुद ही एनर्जी का रूप है। और जो फेमस इक्वेशन जो बचपन से आप सुने रहते हैं, E बराबर mc², तो ये दिखाता है कि मास इटसेल्फ इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मास, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज वेव। तो हीट, ये वो, इलेक्ट्रिसिटी, सब इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जल्दी से आते हैं तो वर्क से कैसे इसको जोड़ेंगे। तो वर्क होने के लिए एनर्जी चाहिए, वर्क होने के लिए एनर्जी चाहिए। आप ठीक है, वो वर्क आप मैकेनिकल वर्क एफ डॉट डी एस वाला किए हैं तब, एफ एस कॉस थीटा किए हो तब, या किसी और काम को कर रहे हैं तब, सारे के सारे होने के लिए, अब ध्यान रखिएगा, खाली मैकेनिकल वर्क के लिए नहीं, एफ एस कॉस थीटा के लिए नहीं, ये सारे के सारे, चाहे वो हांडी चढ़ा के आप पानी गर्म कर रहे थे तब, या कोई और भी चीजें ऐसी हो रही थी जहां पे डिस्प्लेसमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं ला सकते थे आप तब, ये सारे जब काम है, ठीक है, वो मैकेनिकल वर्क नहीं है। तो याद रखिएगा, सबको करने के लिए एनर्जी चाहिए। इस कैपेसिटी को, वर्क करने के कैपेसिटी को आप एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना। तो द कैपेसिटी
फेमस डेफिनेशन, द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है ना, इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी, अब चूंकि ये कैपेसिटी है, आपने वर्क किया, वो एनर्जी में बदल गया, एनर्जी लाए तो वर्क कर दिए, ये दोनों डायमेंशनली सेम चीज है, ठीक है ना। ये एक ही चीज के दो रूप है। अगर ये बात आपने कहा तो इसका मतलब है कि ये भी स्केलर होगा, बिल्कुल स्केलर होगा, ठीक है ना। डायमेंशन तो वही हो जाएगा जो वर्क का आया था, तो डायमेंशन एनर्जी का वही आएगा जो वर्क का आया था। आप जानते हैं फोर्स का mL_t-2 होता है और डिस्प्लेसमेंट का L, तो इसलिए mL/t-2 डायमेंशन। यूनिट की बात करें जरा, छोटी छोटी बातें सब। अब तो जो ऐसा यूनिट है, एक बार फिर से वही सब कुछ वही आने जा रहा है जो वर्क का आया है, जूल, कैपिटल जे से दिखाते हैं, और ये ऐसा यूनिट है। और कहते चले यहीं पे कि अर्ग जो है ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है ना। और फिर से आपके प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन रहेगा कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। यूनिट एंड डायमेंशन का एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो डिफरेंट जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कैन बी प्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म्स। एनर्जी इन वेरियस फॉर्म्स रहेगा। फेमस एग्जांपल में सबसे पहले हम लोग किसका नाम देना चाहेंगे? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैकेनिकल वर्क का इससे डायरेक्ट रिश्ता है बार बार, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी से, तो इसलिए इन दोनों का नाम हम लोग पहले लिखेंगे। और ये चीज इतनी बार बार आती है और दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहती है कि इन दोनों को मिला के आप कह देते हैं मैकेनिकल एनर्जी। आ गया नाम मैकेनिकल, समझ रहे होंगे आप, मैकेनिकल वर्क से सीधा रिश्ता है। तो मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को मिला के क्या बोल देंगे? मैकेनिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल लाइट, ये इसमें देखिए इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक आ गया, फिर दोनों अलग अलग भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक। तो इस प्रकार अलग अलग कई फॉर्म्स, जो एक और लिखा जाए, हीट, साउंड, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये चलता जाएगा, कोई कमी नहीं है। आप जानते हैं फिर अभी केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी लिखना चाहेंगे आप, तो इस प्रकार से कोई बड़ी बात नहीं है। एनर्जी जब इतने प्रकार के फॉर्म्स में रह सकती है, तो जरा ये समझने के लिए अलग अलग फॉर्म्स कैसे एक दूसरे से रिलेट होती हैं, एक इंपॉर्टेंट फेमस सेंटेंस है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको जरा समझा जाए तो देखिए कैसे आ जाएगा। और वहीं पे हम लोग समझ पाएंगे कि एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती रहती है, जो बाद में हम लोग लिखेंगे भी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जरा sun as an ultimate source of energy, the ultimate source of energy on earth is sun, तो इसका क्या मतलब है? तो जरा देखा जाए। अभी जो मैं बोल रहा हूं ये साउंड एनर्जी है, तो अगर सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये जो मेरा बोली निकला है, इसके लिए जो एनर्जी है वो सन से ही आना चाहिए, तभी ये लाइन का मतलब वो होगा, ठीक है ना। जरा देखा जाए कैसे। तो जो साउंड एनर्जी आया है, जो अभी मेरे मुंह से निकल रहा है, वो वोकल कॉर्ड से निकल रहा है, वोकल कॉर्ड जिसको लैरिंग्स भी कहते हैं, और उसके अंदर जो है कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे, फाइब्रस कॉर्ड्स होते हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं,
वहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके पास कौन सा एनर्जी है? वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशन क्यों हुआ? तो एयर नीचे से बाहर की तरफ निकला एक काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो वाइब्रेशन एनर्जी कहां से आया? एयर के काइनेटिक एनर्जी से। एयर के पास काइनेटिक एनर्जी कहां आया? तो लंग के प्रेशर से आया। लंग जो है ये प्रेशर एनर्जी कहां से दिया? तो आप कहेंगे मसल से आया, ठीक, टिश्यू से आया। मसल या टिश्यू के पास एनर्जी कहां से आया? ठीक है ना, पता चला एटीपी से। अब केमिकल एनर्जी के फॉर्म आ गए वहां पे, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद ये एटीपी कहां से आया? तो आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में बना। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी में केमिकल एनर्जी कहां से आया? तो पता चला वहां पे फूड का ब्रेकडाउन हुआ और वहां से ये सिंथेसाइज हुआ। मतलब एनर्जी फूड से आया। फूड में किस फॉर्म में है? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में है। फूड कहां से आया? तो फूड या तो प्लांट से आया होगा या एनिमल से आया होगा। अगर एनिमल से आया है तो फिर वो एनिमल कोई प्लांट खाया होगा, तो अल्टीमेटली ये प्रोड्यूसर से आया। तो इकोसिस्टम का जो प्रोड्यूसर है वो ग्रीन प्लांट्स हैं। तो ग्रीन प्लांट्स में ये फूड कहां से आया? तो आप कहेंगे फोटोसिंथेसिस से आया। ठीक, अभी तक केमिकल एनर्जी का फॉर्म ये सब चल रहा है। फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी कहां से आया? तो लाइट से आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ केमिकल एनर्जी में, किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यानी धूप कहां से आया? सन से आया। तो इस प्रकार आप अपने जीवन में आने वाले लगभग सारे, लगभग क्या मतलब सारे ही आप कहे तो चलेगा, एनर्जी का सोर्स अल्टीमेटली घूम के चले जाएंगे कहां? सन पे। सन पे, ठीक है ना। मम्मी ने थप्पड़ मारा तो थप्पड़ का एनर्जी के लिए एनर्जी अल्टीमेटली कहां से आया है? सन से। सन से। बस ये बात मम्मी को बोलेंगे नहीं कि इतना इतराओ मत, ये जो तुमने थप्पड़ मारा है ये तुम्हारा नहीं है, ये तो सन का है। ऐसा बोलेंगे तो एक थप्पड़ और लग सकता है। ठीक, तो अब आइए, ये जो लगभग मेरे मुंह से निकला अभी कि लगभग सारे, तो यहीं पे मैं बोलता चलूं कि ये लगभग का मतलब ये है कि कुछ ऐसे एनर्जी हो सकते हैं जो सन से अभी नहीं आ रहा है। जब ये धरती बनी थी, इसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल सब बने थे, ये उस समय ही बन गया था, तो वो तो सोलर सिस्टम का पार्ट था, पहले से है, अभी सन से नहीं आ रहा है। फेमस एग्जाम्पल न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी आप जान रहे हैं एटम के न्यूक्लियस से आ रहा है। तो न्यूक्लियस जब बना था तब का एनर्जी उसमें पड़ा हुआ है, अभी सन से नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है वो। ठीक, दूसरा ये धरती खुद आग का गोला था, ये ठंडा हो रहा है, आज तक ठंडा ही हो रहा है, अभी भी अंदर आग है। तो ये जो आग है अंदर का, जिसको कि आप जियो थर्मल एनर्जी कह सकते हैं टेक्निकल टर्म्स में, ये आज नहीं आ रहा है सन से। तो जियो थर्मल एनर्जी जो है और न्यूक्लियर एनर्जी, ये दो का सोर्स अभी सन नहीं है। ये जब धरती बना था तब की बात है। एनीवेज, उस फिलॉसफी से अब थोड़ा बाहर निकला जाए और इस बात को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी ड्यू टू मोशन, एक लाइन में काम खत्म करेंगे, जान पहचान पहले से आपका है काइनेटिक एनर्जी से। तो एनर्जी ड्यू टू मोशन, ठीक है ना। मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसको क्या कह रहे हैं आप? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है ये डिफाइन होता है, ठीक, हाफ एम वी डॉट वी से। आप कहेंगे ये वी क्या है, ये वी क्या है? अरे दोनों वेलोसिटी ही है, दोनों वेलोसिटी वेक्टर है और दोनों उसी समय का वेलोसिटी वेक्टर है। जो वेलोसिटी है उसी को दो पार्ट में ले लिया गया, दो पार्ट नहीं, दो बार लिया जा रहा है और डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है। तो जब वही वेलोसिटी है तो उनके बीच एंगल हमेशा जीरो आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो cos 0 1 होता है, ठीक। तो ये कुछ नहीं, ये भी स्क्वायर ही बच जाएगा, ठीक। ये आपके काम आने वाला है नहीं, बस आज बात हो रही है जड़ वाली, तो थोड़ी सी ये बात हो गई। आपके काम आने वाला कौन है? तो आप कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। तो चूंकि अब आपने स्क्वायर कर दिया
तो यहाँ तो एक तो डॉट प्रोडक्ट है, तो हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है। cos 0 1 होता है तो वो गायब ही हो गया, तो ये केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। इसका मतलब ये हुआ, बहुत सुंदर बात, कि काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से, मतलब स्पीड से। स्पीड से काइनेटिक एनर्जी स्पीड। तो स्पीड हमको चाहिए, बात खत्म। वो दाहिने जा रहा है बाएं जा रहा है कोई मतलब नहीं है। आप अगर डायरेक्शन की भाषा में बात करेंगे तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन एक नेगेटिव डायरेक्शन अगर लेते भी है तो आप -5 मीटर पर सेकेंड से कोई बॉडी चल रहा है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ वाली बात सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सीधे कहेंगे आप -5 को भी स्क्वायर करेंगे तो कुछ नहीं, वो 25 आएगा, +5 को भी स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, इसलिए आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये ऐसा एनर्जी है जो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है कि कुछ एनर्जी निगेटिव हो सकता है, हाँ निगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब यहां पे एक बात और, वो ये कि काइनेटिक एनर्जी चलने के वजह से है। तो आप मोशन में पढ़ते हैं पिछले चैप्टर्स में कि कोई बॉडी चल रहा है कि रेस्ट में है, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि कहां से आप देख रहे हैं, ऑब्जर्वर कहां है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां है, ठीक। कॉमन एग्जांपल, बस में आप जा रहे हैं और बस कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी कह लीजिए, थोड़ी देर के लिए जा रही है। तो ग्राउंड पे कोई आदमी खड़ा है, उसके लिए बस भी चल रही है उसी वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से आप चल रहे हैं, या आप चल रहे हैं उसी वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से बस चल रही है, दोनों मोशन में, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे पूछा जाए, हम आपसे पूछे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है तो कहिएगा 12 mv²। आदमी का पूछे तो उसका मास इंटू v², और बस का पूछे पूरे बस का तो पूरे बस का मास इंटू v², कोई इशू नहीं है। लेकिन बस के अंदर जो दूसरा आदमी बैठा हुआ है वो बोल रहा है कि ये आदमी रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो गजब हो गया। ग्राउंड वाले के लिए उस आदमी के पास 12 mv² काइनेटिक एनर्जी है, और बस में दूसरे बैठे हुए आदमी के लिए कह रहा है रेस्ट में है, तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो कमाल है, ये ऐसा एनर्जी है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, करता है। आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर डिपेंड करने जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किस फ्रेम से बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, बस में अगर 2 लोग हैं, ठीक, और इस आदमी का अगर हम काइनेटिक एनर्जी जानना चाह रहे हैं, बस आगे से जा रही है v वेलोसिटी से, तो आप कहेंगे एक ग्राउंड फ्रेम में ऑब्जर्वर है, तो ये कहेगा कि ये v वेलोसिटी से आगे चल रहा है, और ये जो ऑब्जर्वर है ये उसी फ्रेम में है, तो आप कहेंगे ऑब्जर्वर इन सेम फ्रेम, सेम फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम के लिए ये कहेगा कि उसका एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 12 mv², कोई दिक्कत नहीं है। और ऑब्जर्वर जो अंदर है ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी 0 है, 0 है। दोनों बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल सही है। बस में चक्का भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट कि क्या भाई, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, रिवाइज करिए। स्पीड पकड़ लेना है हमको, स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, चाहे बॉडी घूम गया तब भी, घूम गया तब भी। ध्यान रखेंगे, जब बॉडी घूमेगा तो उस पर फोर्स लगेगा, तो ये सब काम हो रहा होगा। लेकिन अगर स्पीड चेंज नहीं हुआ है तो एक काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए।
पिछले चैप्टर जो हम लोग पढ़े हैं सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट है, तो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म में बॉडी का काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। ठीक, स्पीड को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि सर्कुलर मोशन में आप बार बार डायरेक्शन बदल रहे हैं तो अब मामला अलग होती जाएगा। ठीक है ना, इस तरह की बातें हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं, पढ़िए ठीक से। सिंपल उस पर प्रैक्टिस करा रहा है ये कि अगर आदमी का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाता है, अ मैन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 2 मीटर पर सेकेंड, ही फाइंड्स दैट हिज काइनेटिक एनर्जी इज डबल, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैन। ठीक है, तो अगर जो पहला काइनेटिक एनर्जी के हम लोग लिखे तो हाफ एम वी स्क्वायर है। ठीक है ना, 2 मीटर बढ़ा दिए अगर तो काइनेटिक एनर्जी डबल 2k हो जा रहा है, तो हाफ एम वी प्लस 2 का स्क्वायर। बात खत्म। तो ओरिजिनल क्या है, तो ओरिजिनल भी है। डिवाइड कीजिए दोनों इक्वेशन को, 1/2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई वी प्लस 2 का होल स्क्वायर। इधर ले आइए और उधर ले जाइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4v इज इक्वल टू, ठीक, उधर कितना आ गया 2v स्क्वायर। जल्दी से वी स्क्वायर को एक जगह लाइए, इसको उधर ले जाइए, तो इधर बच गया 4v प्लस 4 और ये वी स्क्वायर उधर चला गया तो उसमें से घट गया 2v स्क्वायर में से, तो वी स्क्वायर। ठीक है ना, तो आगे वी स्क्वायर माइनस v, ये देखिए तो उतना कुछ करने का क्या जरूरत है, जल्दी से निपटाया जाए। 4v प्लस v 5v हो गया, वी स्क्वायर, कुछ मिस हो रहा है, ये 4 प्लस 4 भी रहता, 4 क्वाड्रेटिक में जा रहा है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक में जा ही रहा है। वी स्क्वायर माइनस 4v माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक, आप देख रहे हैं ए बी सी दिख रहा होगा आपको। ठीक, ए 1 है, बी -4 है और सी -4 है। तो इस प्रकार आप सॉल्व कर लेंगे और आ जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी का मास दिया हुआ है 0.8 kg, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दे रखा है IJK की भाषा में, तो IJ और वो JK लिख रहा है, वट एवर। फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। देखिए ये क्वेश्चन में जो सीखने वाली बात है वो ये कि अगर हाफ mv स्क्वायर जो आप ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा, ठीक है ना, फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है ये हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। चूंकि ये स्क्वायर से वेरी कर रहा है तो इनिशियल का अपना फाइनल का अपना। सीखने वाली बात ये कि ये नहीं हो कि आप फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर दे, डिफरेंस निकाल ले वेलोसिटी का और उसका स्क्वायर कर दे। ना ना ना, स्क्वायर की वजह से कई बार स्पीड में आप ये गड़बड़ी कर देते हैं। तो हाफ m
V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये सीखने के लिए। ऐसा ना हो कि V2 माइनस V1 कर दे और जो आया उसका होल स्क्वायर कर दे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस जगह का स्पीड उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये आया, ठीक है ना। तो अब आइए, आपको आई जे के किसी चीज से मतलब नहीं है, आपको स्पीड से मतलब है। मतलब आई जे के वाला भाषा में दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जो V1 है ये रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 3 9 4 16 25 इज इक्वल टू 5, ठीक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। V2 जो है 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 40, तो इसको रूट 40 ही रहने दीजिए। मीटर पर सेकेंड, गलती से स्क्वायर लिखा हुआ है, देखिए ये वेलोसिटी हुआ, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, आप इनका स्क्वायर करना है, कीजिए। हाफ m हो गया 0.8, V2 स्क्वायर रूट अंडर 40 है, तो इसका सीधे स्क्वायर कर देंगे तो 40 बच जाएगा। माइनस V1 जो है रूट 25 है, तो उसको स्क्वायर कर दीजिए तो 25 बच जाएगा, या 5 है तो उसका स्क्वायर कीजिए तो 25 हो जाएगा, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो 15, ये मीटर पर सेकंड में ही दिया हुआ है, हाँ मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.4 इंटू 15 60, 6 जूल काइनेटिक एनर्जी में चेंज। तो ध्यान रखेंगे कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस लेंगे। इस क्वेश्चन में ये सिखाना था। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच रिश्ता देखा जा सकता है। जब एम भी स्क्वायर आ रहा है तो जो लीनियर मोमेंटम है वो एम भी होता है, ठीक। तो ये वो भी उसमें से निकाल लीजिए, क्या करना है। चलिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर कर रहे हैं, तो या तो एक भी बाहर कर लीजिए तो फिर भी बचा रह जाएगा। हम चाहते हैं कि नहीं, भी को अलग ना करें, मास एक एक्स्ट्रा पड़ा रहे, क्योंकि मास एक कांस्टेंट होता है किसी दिए हुए बॉडी के लिए, ठीक। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी मास से और नीचे भी मास से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये देखिए हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई m हो जाएगा। ये m स्क्वायर v स्क्वायर क्या है, ठीक। तो आप कहेंगे एम भी का होल स्क्वायर है। एम भी क्या है, मोमेंटम। तो मोमेंटम को अगर पी से दिखाए तो पी स्क्वायर बाई एम। तो ये बात मशहूर है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m। ये काम का फॉर्मूला है आपके, जो आप ध्यान रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिश्ता पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक। यहीं पे थोड़ी सी बात होता रहे कि मोमेंटम में कुछ चेंज करके काइनेटिक एनर्जी पूछ देगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज करके कुछ मोमेंटम में चेंज पूछ देगा, ठीक। चेंज भी दो प्रकार का कई बार पूछता है। एक बड़ा चेंज है तो हर बार का लिखेंगे कि क्या है, और छोटा चेंज है, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल चेंज 1%, 2%, अरे लगभग 4% तक स्मॉल चेंज लेते हैं, तो 4% तक जो है तो वो जो एरर का जो फॉर्मूला है वो यूज करके बना लेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जरा देखिए, के जो है ये प्रोपोर्शनल है पी स्क्वायर के, तो फॉर स्मॉल चेंज डेल्टा के बाई के इंटू 100, इसको क्या कहेंगे, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे इज इक्वल टू जो पावर होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन, तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, इधर वाला, ठीक। ये किसके लिए केवल वैलिड होगा, स्मॉल चेंज अप टू 3%, 4%, बहुत कोई कहेगा तो 5%। जैसे बड़ा करेंगे तब तो नहीं, प्रॉपर पूरा डाल के देखना होगा क्या हाल हुआ। छोटा के लिए सिंपल, परसेंटेज चेंज इन इसका बराबर 2 गुना परसेंटेज चेंज इनका, क्योंकि वो पावर है, ठीक। आते हैं कुछ क्वेश्चन लेते हैं उस पर। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का बढ़ जाता है इंक्रीज्ड बाई, ध्यान रखिएगा, इंक्रीज्ड बाई की जगह अगर इंक्रीज्ड टू लिख दे अभी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसका अलग मीनिंग है।
इंक्रीज टू बोलेगा तो इसका मतलब फाइनली वो यहां तक पहुंच रहा है, इंक्रीज टू 300%। मतलब वो फाइनल पहले 100% था, कोई चीज 100% होता है, हाँ होता है, तो फाइनल 300% तक पहुंचा, मतलब 200% का चेंज आया। ये कह रहा नहीं 300% का चेंज आया तो फाइनल कहां तक पहुंचेगा, 400% तक पहुंचेगा, क्योंकि 300% जोड़िए उसमें है। ठीक, उसी को अपनी भाषा में क्या कहते हैं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो 3 गुना से बढ़ गया, 3 गुना से बढ़ गया, मतलब पहले जितना था उसके 4 गुना हो गया। तो पहले अगर मोमेंटम p था तो नया वाला मोमेंटम 4p हो गया, 4p हो गया। ठीक है ना। और चूंकि ये चेंज इतना बड़ा है कि इसमें वो एरर का जो अप्रोक्सीमेशन करके फॉर्मूला अभी अभी हम लोग देखे हैं वो यहाँ नहीं लगा सकते हैं। देखिए यहाँ नीचे लिखा व्हाट इफ द चेंज इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल होगा तो अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं कि सीधे आप ये कर देंगे। ठीक है ना, एरर का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ आइए 300% से तो p से 4p हो गया। जैसे ही ये पता चल गया तो कह रहा है फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। ठीक, काइनेटिक एनर्जी चेंज किया है ना, तो k से 4k हो रहा है, सॉरी। ये देखे वो पूछे तब। तो पहले ये k था, अब हो गया 4k। मोमेंटम का देखा जाए तो चलिए पहले वाला मोमेंटम लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, k इज इक्वल टू मोमेंटम जो है नहीं पता है हमको तो p1। ठीक, स्क्वायर मास तो वही है 2m, नया वाला 4k p2 स्क्वायर बाई मास तो वही है 2m। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिए, k से k काटिए, 2m से 2m काटिए और आप कहेंगे 1/4 इज इक्वल टू p1 स्क्वायर बाई p2 स्क्वायर, p स्क्वायर बाई 2m। ठीक, दिख रहा है। तो इसलिए p1 बाई p2 इज इक्वल टू 1/4 रूट अंडर, मतलब 1/2। तो इसका मतलब मोमेंटम कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ठीक, इसका मतलब मोमेंटम पहले p था तो अब कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। यहीं से दिखाई दे रहा है आपको कि कितना परसेंट बढ़ गया, तो 100% बढ़ गया, 100% बढ़ गया। एनीवेज परसेंटेज इंक्रीज मोमेंटम वही पूछ रहा है, तो आंसर तो 100% आ गया। लिखेंगे कैसे उसको, तो आप कहेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। ठीक, तो वो हो जाएगा डेल्टा p बाई p इंटू 100। डेल्टा p कितना आया, तो चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2p माइनस p डिवाइडेड बाई ओरिजिनल जो है p। ठीक, इंटू 100। 2p में से p गया तो बच गया p बाई p इंटू 100। p से p काटेंगे और आप कहेंगे 100% इंक्रीज हुआ, दैट्स द आंसर। पोटेंशियल एनर्जी। चलिए एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करने से पहले ये बात करना जरूरी है कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, वो क्या है, तो जल्दी से रिकॉल कीजिए उसको। और अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए पीछे वाला वीडियो देख के आइए। ठीक, कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है उसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर, पहली बात ये। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, मतलब एक साइकिल पूरा हुआ किसी मोशन का, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम, तो एनर्जी हो जाएगा सेम, तो वर्क डन 0। इनिशियल और फाइनल एनर्जी सेम तो वर्क डन 0। तो कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन साइक्लिकल 0 आएगा। ठीक, और
ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जो ज़्यादातर फोर्सेस इन नेचर है वो कंजर्वेटिव है। ज़्यादातर नाम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ज़्यादातर नाम जो आपको मिलता है वो कंजर्वेटिव नाम मिलता है। जो ज़्यादातर प्रेजेंट है ये मत बोल दीजिएगा, क्योंकि जो प्रेजेंट है उसमें अच्छा खासा फ्रिक्शन मौजूद है, एयर रेसिस्टेंस मौजूद है आपकी ज़िंदगी में, ये सारा चीज़ लगातार रोल अदा कर रहा है, तो आप उसको कम करके नहीं आंक सकते हैं, जो कि नॉन कंजर्वेटिव है। कौन? फ्रिक्शन, एयर रेसिस्टेंस, विस्कस ड्रैग जो लिक्विड के अंदर है। अरे फ्रिक्शन या फ्रिक्शन जैसा जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर एवरी कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। आप कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव के लिए क्यों नहीं? तो इसका आंसर है कि आप कर ही नहीं सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव के साथ एसोसिएट किसी पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि वो उसी समय एनर्जी डिसिपेट कर देता है। डिसिपेट का मतलब बर्बाद कर देता है, अक्सर हीट के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमने आगे किया, तो जो फ्रिक्शन ने वर्क किया ना वो स्टोर नहीं हुआ। फ्रिक्शन ने जो वर्क किया वो एनर्जी बर्बाद किया, आमतौर पे हीट के फॉर्म में। और आप जानते हैं अभी आप अपना हाथ भी मल ले जोर से तो हाथ गर्म हो जाएगा, ठीक। ठंडा का दिन आ चुका है, आप गर्म करेंगे, कान को सेकेंगे, तो ये सब चीज़ें चल रही होती है। तो फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है, और वहाँ पे जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाता है, तो वहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म नहीं आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कहाँ हो सकता है? कंजर्वेटिव में। तो जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस है, जो ज़्यादातर नाम मौजूद है नेचर में, उन सब के साथ एसोसिएटेड एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्स है तो न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी सब उनके साथ एसोसिएटेड और नाम वही वाला ले लेगा। ये भी एक तो ये बात पहला। चलिए, तो हम लोग जो पहले नोट करेंगे वो ये कि पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से है? तो ये पोजीशन के वजह से है, कॉन्फ़िगरेशन के वजह से है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक और ये धरती, ठीक, दोनों का एक अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। मैं इसको छोड़ दूं, ये धरती के सरफेस पे टच कर जाए जाके, तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। आगे देखेंगे ये MgH होता है जो फेमस है, आप ये काम पहले से कर रहे होते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी सिस्टम ऑफ बॉडी का हो रहा होगा। अकेला बोलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ इसके आसपास कोई कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, ठीक, और वो फोर्स कोई दे रहा होगा, ठीक। तो पहला चीज हम लोग नोट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ये पहला कॉन्फ़िगरेशन यहाँ था, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन नीचे है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज, ठीक। नोट करने से पहले एक बात और बोलेंगे, तब नोट की करेंगे, वो ये कि पोटेंशियल एनर्जी को ठीक है डिफाइन तो हम लोग करते हैं, करेंगे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है हम लोग निकालेंगे कैसे? निकालेंगे कैसे? तो याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी में खाली चेंज होता है, तो आप असल में चेंज निकाल रहे होते हैं। तो आप लोग तो हैं चालाक, आप क्या करेंगे, किसी एक जगह को जीरो पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे, और मान लीजिए कि पहले वाला 0 था, अब वाला 5 है, ठीक। तो आप कहेंगे चेंज 5 का आया है ना, ठीक है, तो अभी का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? वो भी तो 5 ही है, क्योंकि पहले वाला 0 है, तो डिफरेंस भी 5 है, और पोटेंशियल एनर्जी भी कितना है? 5 है। ये चालाकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइंस में एक बड़ा रोल प्ले किया है कि आप कन्वेंशन बनाइए, मिल बैठ के सोचिए कहाँ वाले को 0 रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और आमतौर पे दोनों बॉडी जिनके बीच, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक और अर्थ को एक दूसरे से इनफाइनाइट दूरी पे लेके चले जाएंगे,
तो हमने कह दिया कि वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं, काम आसान हो जाएगा। तो इसको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके चले जाइए इनफाइनाइट दूरी पे, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम ना करता हो, तो वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लिया गया है। याद रखिएगा, जीरो होता नहीं है, हमने मान लिया है, दुनिया ने मान लिया है। तो आप कहेंगे कि इससे प्रॉब्लम नहीं हुआ है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको मतलब है डिफरेंस से, हमारा सारा काम डिफरेंस से ही चल रहा है दुनिया में। ठीक है, एनर्जी कितना निकला कितना गया, अरे पहले से कितना पड़ा हुआ था, हमको उससे क्या मतलब है, हमको डिफरेंस से मतलब है। ठीक है ना, गाड़ी इतना चला, उसको इतना पेट्रोल लगा, ये सब डिफरेंसेस से मतलब है। ठीक, ऊपर से ये गिरा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज किया, इसके वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा है, कितना चेंज हो रहा है, हमको चेंज से मतलब है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फिक्स वैल्यू नेचर में नहीं होता है। ठीक, उसका हमेशा किसी रेफरेंस से लिया जाएगा कि जीरो कहां पे माने हैं, तो यहां पे कितना है। ठीक, अगर इन्फिनिटी पे जीरो माने हैं और वो अट्रैक्शन से चल के आया है, गौर से सुनिएगा एक अगला कॉन्सेप्ट, अगर वो अट्रैक्शन से चल के आया है, फॉर एग्जाम्पल ये धरती और ये ब्लॉक को हम बहुत दूरी पे भेज दे, ठीक है ना, बहुत दूरी पे भेज दे किसी पार्टिकल को, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो मान लिया। अब जब ये इसकी तरफ आया तो पता चला कि ये अट्रैक्शन से आया, अट्रैक्शन से आया। तो याद रखिएगा, नेचर का रूल है कि अट्रैक्शन डिक्रीजेज एनर्जी। तो जाहिर सी बात है, रिपल्सन इंक्रीजेज एनर्जी, तो अट्रैक्शन डिक्रीजेज एनर्जी। तो ये जीरो से जब अब ये पास आया तो ये खुद से आया है, इसका एनर्जी गिरेगा। तो जब ये इसके फील्ड में आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा। क्या? पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा। और ये अगर हम धकिया के लाए रहते तो ये पॉजिटिव होता, क्योंकि हमको काम करना पड़ता इसके ऊपर, इसका एनर्जी बढ़ जाता। ये कॉन्सेप्ट थोड़ी देर बाद और हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम में आने वाले लेक्चर्स में। ठीक, एनीवेज यहाँ पे मैं कह रहा था कि ये जीरो लिए हैं, इसी वजह से यहाँ पहुँच के ये निगेटिव हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ और लिए रहते तो यहाँ पे कुछ और हो जाता। हाँ, घटता उससे ये सही है। फॉर एग्जाम्पल एटम्स में अगर आप हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो पहले ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अगर इन्फिनिटी पे होता तो इन्फिनिटी पे लड्डू, वहां से चूंकि ये निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, तो यहां से ये अट्रैक्शन से चल के आया, तो चूंकि यहां से अब चल के आया तो एनर्जी रिलीज होगा, खुद से आया, अट्रैक्शन से आया है। तो इसी वजह से चूंकि यहां जीरो था तो यहाँ पे -13.6 है, निगेटिव है, निगेटिव है। लेकिन अगर यहीं पे हम कह देते कि 13.6 हमने प्लस में ले लिया, कहाँ? इन्फिनिटी पे। ये तो हमारी मर्जी है, जीरो की जगह कुछ और ले लिए। हालांकि पूरी दुनिया जीरो मान चुकी है तो आप वही मान के बनाएंगे, लेकिन इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो जीरो से घट के उसको कहाँ पे जाना था? -13.6। डिफरेंस कितना का आना था? तो घटना था कितना से? 13.6 से। तो ये तो घटना ही पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस तो वही होना होगा, वो नहीं बदल सकते हैं हम, क्योंकि वो तो हो रहा है, प्रोसेस का हिस्सा है। तो प्रोसेस तो हमेशा वो वही फॉलो कर रहा है। आपको जो मानना है मान लीजिए। तो आपने अगर जीरो माना तो 13.6 घटाने की वजह से -13.6 हो गया। लेकिन अगर आप वहीं पे मान लीजिए 13.6, तो अब इसमें से घटाएंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां पे बचेगा जीरो। तो पहले ऑर्बिट का एनर्जी जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ कुछ? ठीक, तो ये बस ये दिखाने के लिए आपको कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, लेकिन उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। तो हम कोई रेफरेंस पॉइंट पे कहते हैं कि यहाँ पे जीरो है, वो फिर आगे की बात करते हैं उसी पे और फिजिक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। स्प्रिंग से अगर किसी मास को जोड़ दिए, ठीक है ना, और ये थोड़ा सा खींच के छोड़ दिए, तो पता चला कि ये
एसएचएम कर रहा होगा, एसएचएम आगे पढ़ेंगे, ठीक, ये लगातार मोशन कर रहा होगा, तो इसमें पता चला कि एक्सट्रीम पे जाके ये रुक जा रहा है उस स्टैंड पे, दोनों एक्सट्रीम पे, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जा रहा है, ठीक। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तब ना वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी है, तब ना वो उसको वापस लेके आ रहा है और यहाँ पे तेजी से चलता हुआ क्रॉस कर रहा है ये काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करते हैं हम लोग, ठीक, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी जीरो ले लेते हैं क्योंकि रुका हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी कहीं का जीरो ले लेंगे तो हमें एनर्जी पढ़ना आसान हो जाता है, तो हम लोग मिड पोजीशन के पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बना देते हैं और जीरो मान के पढ़ लेते हैं, काम सब निकल जाता है। आगे देखेंगे कि एक्सट्रीम पे जो है हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, कई बार एक्स यानी एक्सट्रीम के लिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होगा, तो के ए स्क्वायर भी आप लिख देते हैं तो सही है, ठीक है ना। तो यहां पे हमने अगर जीरो मान लिया तो कह देंगे कि यही पोटेंशियल एनर्जी है, बात खत्म। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर पहले से हम बोल दें कि नहीं मिड पॉइंट पे जब था तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ था, मान लीजिए 2 जूल, तो ध्यान रखिएगा अब आगे जब x बढ़ा है तो हाफ के एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 जूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रेफरेंस जीरो से नहीं लिया है, जो मिनिमम था, जहां पे मिनिमम को जीरो मानते तो हाफ के एक्स स्क्वायर, मिनिमम के टाइम में जीरो आप नहीं कर रहे, तो कुछ जो था उसके पास वो इसके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो आमतौर पे मिनिमम वाली जगह को जीरो ले लिया जाता है, तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी में ग्रेविटेशनल फील्ड हो तब, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो इनका तब, एटम का, इसके न्यूक्लियस का, एटम के न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है। बढ़ते हैं आगे और कुछ बातें नोट करें हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी जो है एनर्जी ड्यू टू, काइनेटिक में क्या लिखे थे, एनर्जी ड्यू टू मोशन, तो यहां लिखेंगे एनर्जी ड्यू टू कन्फिगुरेशन या सिंपल भाषा में पोजीशन, किसी खास पोजीशन की वजह से, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी और अगला पॉइंट नोट करेंगे, एवरी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एक डिफाइंड होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एवरी कंजर्वेटिव फोर्स, या कई बार आप पर यूनिट की भाषा में उसको फील्ड कह देते हैं, तो कंजर्वेटिव फील्ड, फॉर एवरी कंजर्वेटिव फील्ड देयर इज एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग का जो है उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। इस प्रकार से अलग अलग जगह नाम अलग अलग आएगा, ठीक, कई प्रकार के हो सकते हैं। अब हम लोग जो अगला नोट करने वाली बात है हमारे लिए कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है ये हम नहीं निकाल सकते हैं, हम केवल डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है नेचर का, नहीं पता है हमको, बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमको नहीं पता है, और पूरा फिजिक्स पढ़ लिया और इतना आगे तक बढ़ गया दुनिया, ठीक, और क्या क्या चीजें अब आ रही है और डेवलप होते जा रही हैं, एआई पर दुनिया चल रही है अभी देखिए। तो मैं ये कह रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस मायने रखता है और उसी से आपका सब काम चल जाता है। सिंपल एक एग्जांपल ले, आपके पॉकेट में कितना पैसा है, ठीक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाहर से जब हम आपका खर्च देख रहे हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा उसमें ऐड हो रहा है और कितना पैसा, मतलब खर्च कितना हो रहा है, बचत कितना हो रहा है। तो अगर हमको सिर्फ वो पता चल जाए तो हमारा काम चल जाता है। जो हमेशा अंदर पड़ा हुआ ही रह गया, जो कभी निकला ही नहीं, तो उसको हमने जीरो मान लिया, ठीक, तो काम चल गया, हमने उनका पूरा इकोनॉमिक स्टडी कर लिया। आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेटिव, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी ये निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक।
दूसरा ये कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो अभी भी बात हुई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैनॉट बी नोन। ठीक है ना। तो हम लोग करते क्या है, तो एज पर आवर कन्वेनियंस हम अपने सहूलत के हिसाब से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो असाइन करते हैं। एज पर आवर कन्वेनियंस वी असाइन, हम लोग ये बात सेट करते हैं, वी असाइन जीरो एनर्जी, जीरो एनर्जी, और कौन सा एनर्जी, ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी, जीरो एनर्जी, वी असाइन जीरो एनर्जी स्टेट एट ए पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां पे करते हैं, तो कहिएगा इंफिनिटी पे करते हैं, ठीक है ना। और स्प्रिंग में कहां पे करते हैं, तो मीन पोजीशन पे करते हैं, मीन पोजीशन पे करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी के कुछ अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसा अभी अभी नाम लिए। तो क्या आप सबको इस चैप्टर में पढ़ना है, नहीं नहीं, तो फिर उस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। लेकिन तब भी चूंकि ग्रेविटेशन वाला बार बार चीज घुस जाता है मोशन में सब में, तो थोड़ा सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे, और स्प्रिंग वाला बात भी घुस जाता है कई चीजों में, तो वो थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक। और ये इस प्रकार से कंप्लीट होगा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारा। लेकिन याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या उस चैप्टर में और डिटेल में आएगा, हाँ आएगा, वहां बहुत प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। तो तब तक आज हम लोग रुकेंगे और पोटेंशियल एनर्जी के उन फॉर्म्स को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हाफ के एक्स स्क्वायर है उसको डेराइव करेंगे। और एक लेक्चर के बाद अगला जो है वो डिस्कशन का एक फुल क्वेश्चन वाला ले लेंगे हम लोग, और फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक आज रुकते हैं। थैंक यू।